आज की इस चर्चा का आधार है मंगेश बनीबाई काशीराम रिपाल जी का लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख, जिसका शीर्षक है आइडियोलॉजिकल राइवल्स यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस। ये बहुत ही शानदार लेख है। आज हमारा मिशन असल में ये समझना है कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई में दो ऐसे लोग एक साथ आ सकते हैं जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हों। और मुझे लगता है उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी मुख्यधारा के इतिहास ने इन इतने खूबसूरत और मानवीय क्षणों को इतनी सफाई से गायब कैसे कर दिया। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन 1882 की एक घटना हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि न्याय और सत्य की लड़ाई व्यक्तिगत या वैचारिक अहम से कितनी बड़ी होती है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को थोड़ा खोल कर देखते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इस ऐतिहासिक गठबंधन की जमीन तैयार की थी। हाँ, पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। तो बात है 1882 की। स्रोत के अनुसार कोल्हापुर के छत्रपति चौथे शिवाजी महाराज उस समय एक बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। अंग्रेज और उनका अपना ही दीवान जिसका नाम बर्वे था, वो दोनों मिलकर छत्रपति पर भारी अत्याचार कर रहे थे। देखिए, इस अत्याचार की गहराई को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। कोल्हापुर का जो राजघराना था ना, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए मराठा अस्मिता और स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। मतलब वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक भावना थे। बिल्कुल। और दीवान बर्वे केवल कोई भ्रष्ट प्रशासक नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर एक बहुत गहरी साजिश रच रहा था। स्रोत में लिखा है कि युवा छत्रपति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हाँ, यहाँ तक कि उन्हें पागल साबित करने की कोशिशें हो रही थी। अरे बाप रे। हाँ, और पूरे समाज में एक बेचैनी थी, एक तरह की घुटन थी। लेकिन ब्रिटिश राज का खौफ इतना भयानक था उस समय कि कोई भी स्थापित नेता या जो अमीर रईस लोग थे, वो खुलकर इस साजिश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सब डरे हुए थे। और ठीक इसी सन्नाटे को चीरते हुए पुणे के दो युवा सामने आते हैं, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, जिनके खून में उबाल था। बिल्कुल। इन दोनों का खून इस अन्याय को देखकर एकदम खौल उठता था। बिल्कुल। उन्होंने चुप रहने के बजाय अपने अखबारों को हथियार बनाया। उनके अखबार केसरी और मराठा। हाँ, उन्होंने दीवान बर्वे और अंग्रेजों के इस गठजोड़ के खिलाफ लगातार आग उगलने वाले लेख लिखे। अब देखिए, 1882 में इस तरह की पत्रकारिता करना कोई सामान्य बात नहीं थी। आज की तरह तो था नहीं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दिया। वही मैं बता रहा हूँ। आज के दौर में तो कोई भी अपने विचार आसानी से प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उस समय सीधे ब्रिटिश हुकूमत और एक शक्तिशाली दीवान के खिलाफ सबूतों के साथ लिखना मतलब अपनी जान को सीधे खतरे में डालना था। एकदम सही कहा। तिलक और आगरकर ने बर्वे की साजिशों को उजागर करने वाले कुछ गुप्त पत्र अपने अखबार में छाप दिए थे। मतलब उन्होंने सत्ता के अहंकार को एकदम सीधे चुनौती दी थी। इसे ऐसे समझें, मतलब आज के समय के हिसाब से अगर देखें, जैसे आज कोई स्वतंत्र पत्रकार किसी बहुत बड़े माफिया और प्रशासन के भ्रष्ट गठजोड़ का पर्दाफाश करे। हाँ, बिल्कुल। और फिर रातों रात वो शक्तिशाली प्रशासन उस पत्रकार के ही बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे और अपनी पूरी कानूनी ताकत लगाकर उस पर ही मानहानि और देशद्रोह का केस लगा दे। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि मकसद ये साबित करना नहीं होता कि पत्रकार गलत है। हाँ, मकसद तो उसे तोड़ना होता है। बिल्कुल, उसे कानूनी प्रक्रियाओं में इतना उलझा देना होता है कि भविष्य में कोई और आवाज उठाने की हिम्मत ही ना करे। और बर्वे ने भी तो यही किया ना। हाँ, ये सत्ता का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। जब तर्क और सच्चाई काम नहीं आते, तो जो दमनकारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो कानून को ही एक हथियार बना लेती हैं। तो बर्वे ने अंग्रेजों के इशारे पर तिलक और आगरकर पर मानहानि का भारी भरकम मुकदमा ठोक दिया, जो कि न्याय के लिए नहीं था, बल्कि प्रेस की उस उभरती हुई आवाज का गला घोंटने के लिए था। और इस मुकदमे का जो नतीजा निकला वो सच में दिल दहला देने वाला था। स्रोत स्पष्ट करता है कि तिलक और आगरकर को मुंबई की खूंखार डोंगरी जेल में 101 दिनों की कठोर सजा सुनाई गई। और डोंगरी जेल कोई आम जेल नहीं थी उस समय। हाँ, मैंने सुना है। वो अपने सीलन भरे अंधेरे और बीमारियों के लिए बहुत कुख्यात थी। बिल्कुल, वहाँ कैदियों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार होता था। 101 दिन वहाँ गुजारना किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम खत्म कर सकता था। ये तो बहुत भयानक है। लेकिन असली त्रासदी केवल सजा मिलना नहीं थी। तो फिर असली त्रासदी क्या थी? त्रासदी वो थी जो सजा सुनाए जाने के बाद हुई। ओके। देखिए, जब आप किसी बड़े कारण के लिए लड़ते हैं ना, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, तो आप ये मानकर चलते हैं कि जब आप पर मुसीबत आएगी
तो आपका समाज आपके पीछे खड़ा होगा। ये तो एक बुनियादी उम्मीद होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अब यहाँ कहानी एक बहुत ही डार्क और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, वो जमानत वाली बात। बिल्कुल। जेल से बाहर आने के लिए उनकी जो जमानत की राशि तय की गई वो थी 10,000 रुपए। बाप रे, 1882 के 10,000 रुपए। सोचिए जरा, आज के हिसाब से इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। बिल्कुल करोड़ों में होगी। उस जमाने में 10,000 रुपए से पुणे शहर में कई बड़ी हवेलियां और संपत्तियां खरीदी जा सकती थी। मतलब ये एक ऐसी अकल्पनीय रकम थी जिसका इंतजाम करना किसी आम आदमी के बस की तो बात ही नहीं थी। ब्रिटिश अदालत ने जानबूझकर जमानत की राशि इतनी ज्यादा रखी थी ताकि ये दोनों युवा कभी जेल की सलाखों से बाहर ही ना आ सके। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि जिन मराठा प्रतीकों और जिस समाज के स्वाभिमान के लिए ये युवा अपनी जवानी और अपना करियर दांव पर लगा रहे थे, जब जमानत देने की बारी आई तो पुणे का पूरा संभ्रांत वर्ग, जो सारे बड़े और अमीर साहूकार थे, वो सब गायब हो गए। हाँ, किसी ने उनकी मदद के लिए 1 रुपया नहीं निकाला। ये तो बहुत शर्मनाक है। उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया। असल में ये उस दौर की राजनीति और सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत ही कड़वा सच उजागर करता है। वो कैसे? देखिए, जो समाज का अमीर और स्थापित वर्ग होता है ना, वो अपनी संपत्ति और रुतबे को लेकर बहुत असुरक्षित होता है हमेशा। हाँ, उनका अपना नुकसान होने का डर रहता है। बिल्कुल। तिलक और आगरकर ने सीधे ब्रिटिश सत्ता से पंगा लिया था। साहूकारों को ये डर सता रहा था कि अगर उन्होंने इन बागियों की जमानत ली तो कल को अंग्रेज उनकी संपत्तियां जब्त कर लेंगे या फिर उन्हें भी राजद्रोह के मामलों में फंसा देंगे। हाँ, इसी आत्मरक्षा के डर ने समाज के सारे ठेकेदारों को चुप करा दिया था। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। मतलब पुणे के रईसों ने तो सत्ता के डर से मुंह मोड़ लिया, चलिए ये बात तो समझ में आती है। लेकिन फिर इस घोर निराशा के बीच कहानी में महात्मा ज्योतिराव फूले की एंट्री होती है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि देखिए ना, फूले ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा ब्राह्मणवाद नामक व्यवस्था से लड़ने में लगा दी। हाँ, ये तो है। और यहाँ वो 2 सवर्ण मतलब ब्राह्मण युवाओं को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं। राजनीतिक रूप से तो ये उनके लिए एक तरह का सुसाइड लग सकता था। बिल्कुल, उनके अपने समर्थकों ने ही उन पे सवाल उठाए होंगे। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है और ये महात्मा फूले के चरित्र की असीम गहराई को दिखाता है। अच्छा, देखिए, बात यह है कि उनकी विचारधारा कभी भी अंधी नफरत पर आधारित नहीं थी। मतलब वो इंसानों से नफरत नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। उनका संघर्ष उस व्यवस्था से था जो जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव करती थी। उनका संघर्ष किसी जाति विशेष के व्यक्तियों से व्यक्तिगत तौर पर नहीं था। ये बहुत ही अहम अंतर है। और स्रोत लेख के अनुसार फुले को इस बात का बहुत ज्यादा सार्थाभिमान था, मतलब एक तरह का गर्व था कि ये 2 युवा छत्रपति के राजघराने और देश के सम्मान के लिए सत्ता से टकरा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब उन्होंने व्यवस्था और इंसान के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींच रखी थी। हाँ, यही फुले की दूरदृष्टि थी। जब बात अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने की आई तो फुले ने ये नहीं देखा कि जेल में बंद युवाओं की जाति क्या है या वो भविष्य में किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि 2 सच्चे देशभक्त जो एक सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें एक दमनकारी व्यवस्था द्वारा कुचला जा रहा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये सत्याचार लड़ा था, मतलब सत्य की लड़ाई। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फूले का ये समर्थन केवल कोई खोखली सहानुभूति नहीं थी। हाँ, सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही ठोस और जोखिम भरा एक्शन था। स्रोत बताता है कि महात्मा फुले ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों और सत्यशोधक समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। और इनमें 2 नाम बहुत प्रमुख रूप से सामने आते हैं, रामशेठ उर्वणे और हरिराव जी चिपलूनकर। हाँ, फूले ने इन्हें अदालत में खड़ा किया और जमानत की गारंटी लेने को कहा। अब इस कदम की अहमियत को हमें समझना होगा। जी बताइए। एक तरफ वो स्थापित समाज है जिसने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, अमीर लोग। हाँ, और दूसरी तरफ एक ऐसा संगठन है जो हाशिए पर पड़े लोगों, किसानों और मजदूरों के हकों के लिए काम करता है। मतलब सत्यशोधक समाज। बिल्कुल, एकदम विपरीत छोर। अब रामशेठ उर्वणे एक सफल ठेकेदार थे। जब फूले ने उनसे कहा
तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी अपने व्यापार या ब्रिटिश सरकार के गुस्से के बारे में नहीं सोचा। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है भरोसे का वह स्तर। 10,000 रुपए जैसी विशाल रकम, और इसके लिए कोई कानूनी अनुबंध नहीं, कोई प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी नहीं रखे गए, कुछ भी नहीं। सिर्फ महात्मा फुले का एक शब्द। मतलब फुले ने कहा और रामशेठ उरवने ने बिना किसी हिचकिचाहट के अदालत में 10,000 रुपए जमानत के तौर पे जमा कर दिए। ये सच में अकल्पनीय है। आज के जमाने में तो हम ऐसी निस्वार्थ मदद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये केवल पैसे का लेन देन था ही नहीं। तो फिर क्या था? ये ब्रिटिश सत्ता और उस डरपोक संस्थापित समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। रामशेठ जानते थे कि महात्मा फुले की जुबान के पीछे एक अजेय नैतिक बल है। और इसी ऐतिहासिक दखल के कारण आखिरकार तिलक और आगरकर डोंगरी जेल के नर्क से रिहा हो सके। बिल्कुल। अब यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही भावुक और दृश्य रूप से शक्तिशाली मोड़ लेती है। कानूनी रिहाई तो केवल कागजों पर हुई थी ना? हाँ, असली दृश्य तो 26 अक्टूबर 1882 को देखने को मिला। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन डोंगरी जेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे खुले। अब सोचिए, 101 दिन की क्रूर सजा के बाद तिलक और आगरकर जब बाहर निकले होंगे तो उनकी शारीरिक और मानसिक हालत कितनी कमजोर रही होगी। एकदम टूट चुके होंगे। हाँ, लेकिन जेल के ठीक बाहर जो नजारा था ना, वो इतिहास का एक बेहद दुर्लभ क्षण है। बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि महात्मा फूले स्वयं एक घोड़ा गाड़ी लेकर उनके सम्मान के लिए डोंगरी जेल के दरवाजे पे खड़े थे। जरा सोचिए, एक तरफ वो इंसान जिसने ऊंच नीच और जातिवाद के खिलाफ जीवन भर आग उगली, और वही इंसान आज 2 सवर्ण युवाओं को पूरे सम्मान के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर ले जाने के लिए खड़ा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये घटना सिर्फ 2 लोगों को जेल से घर ले जाने की नहीं थी। तो फिर क्या संदेश था इसके पीछे? ये एक सार्वजनिक उद्घोषणा थी। महात्मा फुले पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि जब बात देश और न्याय की आती है ना, तो हम अपने सारे मतभेद भूलकर एक हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये बात सिर्फ जेल के दरवाजे तक ही सीमित नहीं रही। हाँ, लेख में ये भी दर्ज है कि जेल से बाहर आने के बाद सत्यशोधक समाज के एक और दिग्गज नेता नारायण मेघाजी लोखंडे की मदद से मुंबई में तिलक और आगरकर का पहला भव्य सत्कार आयोजित किया गया। और आपको पता है ये सत्कार किसने आयोजित करवाया था? जी बिल्कुल, किसी और ने नहीं बल्कि खुद महात्मा फुले ने। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति पर ब्राह्मणवाद के विरोध का ठप्पा लगा दिया गया था, वही व्यक्ति इन ब्राह्मण युवाओं की पीठ थपथपाने और उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सबसे आगे खड़ा था। ये दिखाता है कि वो कितने महान थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने महापुरुषों को कैसे याद करते हैं। बिल्कुल। फुले ने यह साबित किया कि विरोध का मतलब कोई अंधा और तर्कहीन विरोध नहीं होता। उनकी लड़ाई शोषकों से थी। हाँ, ना कि उस व्यवस्था के भीतर जन्म लेने वाले हर उस व्यक्ति से जो खुद अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हो। ये कहानी जितनी प्रेरणादायक है ना, उतना ही ये सवाल भी परेशान करता है कि अगर ये घटना इतनी महान थी तो आम लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा दुख है। हमारे स्कूल के इतिहास की किताबों से ये पन्ना क्यों फाड़ दिया गया, और यहीं से ये कहानी अपने बहुत ही दुखद और विवादास्पद अंत की ओर बढ़ती है। हाँ, क्योंकि इतिहास अक्सर उन कहानियों को सहेजता है जो बाद में सत्ता में आए लोगों को सूट करती हैं, और उन पन्नों को मिटा देता है जो उनकी स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं।